अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान से एक ऐसा हथियार मांग लिया है जो पूरे मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल सकता है। बहुत सी खबरों के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान से शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की दरखास्त की है। वही शाहीन 3 जिसकी ताकत और दूर तक मार करने की सलाहियत ने दुनिया की बड़ी ताकतों को हैरान कर दिया था। ये मिसाइल जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है और जो पाकिस्तान की दिफाई ताकत का मजहर है, अगर ये ईरान के हाथ लग जाता है तो ईरान से लेकर सऊदी अरब तक हर मुल्क की नींदें हराम हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईरान ने ये दरखास्त क्यों की और क्या पाकिस्तान को इस दरखास्त को कबूल करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और जानेंगे कि अगर पाकिस्तान ने शाहीन 3 ईरान को दे दिया तो इसके मशरिक़ वुस्ता और आलमी सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो आइए इस धमाका खेज खबर के पीछे छुपी हकीकतों का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि इस कदम का आलमी मंजरनामे पर क्या असर होगा। दोस्तों, शाहीन 3 मिसाइल दरअसल पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों के सिलसिले का एक इंतहाई जदीद और ताकतवर हथियार है जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि इससे पूरे खित्ते का कोई भी हिस्सा निशाने पर आ सकता है, चाहे वो इसराइल हो, भारत हो या कोई और। इस मिसाइल की एक और आम खसूसियत इसका जदीद गाइडेंस सिस्टम है जिसके जरिए ये अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाता है, यानी इसका हदफ कभी खता नहीं होता, चाहे हदफ कितनी ही दूर और कितना ही महफूज क्यों ना हो। इसके अलावा इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये अपनी तेज रफ्तारी की वजह से दुश्मन के रेडार पर आसानी से नजर नहीं आता, यानी ये स्टेल्थ खसूसियात रखता है। इसकी रफ्तार और जमीन से गुजरने का अंदाज इसे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने में मदद देता है, जो इसे इंतहाई खतरनाक बनाता है। शाहीन 3 मिसाइल को न सिर्फ रिवायती बल्कि एटमी वारहेड के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी ये सलाहियत इसे स्ट्रैटेजिक हथियार बनाती है जो किसी भी खतरनाक सूरत हाल में दुश्मन के लिए बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। नाज़रीन, अब सोचिए कि अगर ये मिसाइल ईरान के हाथ में आ जाता है तो क्या हो सकता है। ईरान जो इसराइल के साथ कशीदगी में मुब्तला है और अपने दिफा में किसी भी किस्म के हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटता, अगर इसे शाहीन 3 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत मिल जाए तो एक लम्हे के लिए सोचें कि मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाजुन किस कदर बदल सकता है। इस मिसाइल की मदद से ईरान के पास ये सलाहियत होगी कि वो इसराइल जैसे मुल्क पर हमला कर सके और किसी भी खतरे का निहायत कम वक्त में जवाब दे सके। और यही वो बात है जिससे ना सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया की ताकतें परेशान हो सकती हैं। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक पैगाम कि पाकिस्तान खित्ते में एक बड़ी अस्करी कुव्वत है और इसकी दिफाई सलाहियतें किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की अस्करी तहकीक और तरक्की ने शाहीन 3 जैसे मिसाइल तैयार करके साबित कर दिया है कि हमारी दिफाई पोजीशन ना सिर्फ मुस्तहकम है बल्कि हम अपने दोस्त ममालिक को भी मजबूत कर सकते हैं। ईरान के लिए ये मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि इसके पास ऐसी रेंज और तबाही की ताकत वाला हथियार नहीं है। अगर ईरान को ये मिसाइल मिलता है तो वो इसराइल के साथ अपने तनाज़े में एक बिल्कुल नई कुव्वत के साथ खड़ा हो सकता है और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल एक नई जंग के दहाने पर पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान को ईरान को ये मिसाइल देना चाहिए और क्या ईरान को वाकई इसकी जरूरत है। तो याद रखिए कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है और आलमी सतह पर इसकी हैसियत एक पुरअमन मुल्क की है। पाकिस्तान हमेशा से अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन और ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है। ईरान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा दोस्ताना रहे हैं और दोनों ममालिक में कई मुश्तरका मुफादात भी हैं, खास तौर पर इस्लामी दुनिया में इनका किरदार और जुग्राफियाई करीबी ताल्लुक। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फैसला बहुत ही पेचीदा है। अगर पाकिस्तान ईरान को शाहीन 3 जैसा बैलिस्टिक मिसाइल देता है तो इसके बहुत से बैनुल अक़वामी असरात हो सकते हैं। अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर आलमी ताकतें इस बात पर खामोश नहीं बैठेंगी। अमेरिका और सऊदी अरब जैसे ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी हैं जो इस फैसले को पेचीदा बना देते हैं। इस किस्म के फैसले से पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मुश्किलात बढ़ सकती हैं और मुख्तलिफ ममालिक का रद्द अमल बहुत सख्त हो सकता है। लिहाजा इस बात का इम्कान बहुत कम है कि पाकिस्तान इस किस्म का फैसला करे। पाकिस्तान की अपनी कौमी सलामती, आलमी सियासत और बैनुल अक़वामी मुआहदे इस किस्म के हथियारों के मुंतकिली को महदूद करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान किसी भी ऐसे इकदाम से बचना चाहेगा जिससे खित्ते में किसी नई जंग का इम्कान बढ़ जाए। पाकिस्तान का दिफाई मौक़िफ़ हमेशा मुतवाज़न और जिम्मेदाराना रहा है। पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ ताउन जरूर करता है
لیکن اپنے قومی مفادات اور عالمی ذمہ داریوں کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اس لیے ایران کو شاہین 3 میزائل دینا فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان کی آرمی یعنی زمینی فوج کی بات کریں تو اس کے پاس ٹینکوں کی ٹوٹل تعداد 3742 ہے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد پاکستان اور چائنا کے تعاون سے بنائی گئی ہے۔ الخالد، الزرار اور دیگر ٹینکس ان میں شامل ہیں۔ فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے زمینی گاڑیاں جو بلٹ پروف آرمڈ گاڑیاں کہلاتی ہیں، ان کی تعداد پاکستان کے پاس 73,770 ہے۔ اگر ہم توپ خانے کی بات کریں تو توپ خانے میں 2 طرح کی توپیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک توپ کو سیلف پروپیلڈ آرٹلری یا ہاؤٹرز کہا جاتا ہے، جو بڑی گاڑیوں پر نصب ہوتی ہے اور اسے تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم کی توپ کو ٹوڈ آرٹلری یا ٹوڈ ہاؤٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جگہ پر فکس ہوتی ہے اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس سیلف پروپیلڈ آرٹلری ہاؤٹرز کی تعداد 1225 سے زائد ہے، جبکہ ٹوڈ آرٹلری ہاؤٹرز کی تعداد 3345 ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں پاکستان نے اپنے الفتح راکٹ سسٹم کی رینج بھی 300 سے بڑھا کر 400 کلومیٹر تک کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کا کامیاب تجربہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کیا گیا ہے۔ پاکستان کے پاس موجود ملٹیپل راکٹ لانچنگ سسٹم الفتح کی سب سے زیادہ خاص بات اس کی بہت زیادہ رینج ہے، جو کہ 400 کلومیٹر ہے، جبکہ دوسری سب سے بڑی اور خاص بات اس کی ایکوریسی ہے۔ عام طور پر راکٹ زیادہ درستگی کے ساتھ نشانے پر نہیں لگتے، لیکن پاکستان نے اس معاملے میں خاصی کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کے راکٹس کی ایکوریسی صرف 1 میٹر تک آ گئی ہے۔ یعنی اب پاکستانی راکٹس نہایت درستگی کے ساتھ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب اگر ہم پاکستان کی سمندری طاقت یعنی نیول فورسز کی بات کریں تو اس میں پاکستان دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی پیچھے ہے۔ پاکستان کے پاس ٹوٹل بحری جہاز یا چھوٹی کشتیاں ملا کر 114 جنگی جہاز یا کشتیاں ہیں۔ پاکستان کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئر بحری جہاز نہیں ہے، جبکہ انڈیا کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر کیریئر بحری جہاز بھی نہیں ہے۔ اگر ہم آبدوزوں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس تقریباً 12 آبدوزیں ہیں اور ان میں سے 3 آبدوزیں حال ہی میں ترکی اور چائنا کے تعاون سے بنائی گئی ہیں، جبکہ 3 آبدوزیں کافی پرانی ہیں جنہیں آگسٹا کلاس فرینچ آبدوزوں کا نام دیا گیا ہے۔ ان تینوں آبدوزوں کو بھی جلد ہی نئی آبدوزوں کے ساتھ تبدیل کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان اب تیزی سے اپنی سمندری طاقت کو بڑھانے کے لیے بھی کافی حد تک سنجیدہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پاس کوئی ڈسٹرائر بحری جہاز نہیں ہے، البتہ پاکستان اپنے پاس موجود فریگیٹ جنگی بحری جہازوں کو بطور ڈسٹرائر استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے 2 بطور خاص ڈسٹرائر کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی پاکستان کی فوجی طاقت کے بارے میں مکمل تفصیل، جسے ہم نے وقت کی کمی کے باعث بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کسی اور ملک کی فوجی طاقت کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔